ड्रोन सुपर पावर से एयर डिफेंस पावर तक तुर्की ने दुनिया को दिखाया नया दम। अब आसमान में भी बनेगा एर्दोगान की फौज का किला। खुद का एयर डिफेंस सिस्टम फौज में शामिल। जानेंगे क्यों है खास, पूरी दुनिया में मची हलचल। अगली खबर में आपको बताएंगे। पहली बार एक मंच पर नजर आएंगे अमेरिका के 3 कट्टर दुश्मन, पुतिन, किम जोंग, जिनपिंग। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका में एक सर्वे हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, और 2001 के बाद पहली बार अमेरिकी लोगों ने फिलिस्तीन पर पॉजिटिव राय दिया है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की जिसे आज दुनिया ड्रोन सुपर पावर कहती है, उसका जलवा हर जगह फैला हुआ है। तुर्की के बनाए हथियार, चाहे ड्रोन हो, राइफलें, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, युद्धपोत या और कई आधुनिक हथियार पूरी दुनिया में बिक रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब तुर्की ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी। तुर्की ने अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है और उसे अपनी फौज के हवाले भी कर दिया है। यानी अब तुर्की के पास सिर्फ हमला करने की ताकत ही नहीं, बल्कि अपने आसमान को सुरक्षित रखने का भी जबरदस्त कवच है। तुर्की अपनी सुरक्षा रणनीति को लेकर बड़े कदम उठा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बुधवार को साफ कहा कि देश को आने वाले खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से अपने दम पर तैयार होना होगा। अंकारा में रक्षा कंपनी असेलसन के नए कैंपस के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सेना को स्काई डोम सिस्टम सौंपा। 47 वाहनों से बने इस सिस्टम की कीमत $460 मिलियन है। एर्दोगान ने कहा कि जो देश अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाता, वो भविष्य को लेकर आत्मविश्वास नहीं रख सकता। ये बयान ऐसे समय आया है जब तुर्की चैनल एनटीवी ने रिपोर्ट दी कि सरकार 81 प्रांतों में अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने की योजना पर काम कर रही। माना जा रहा है कि यह किसी बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। इस नई कामयाबी ने दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी के भरोसे पर नहीं, बल्कि अपनी तकनीक और अपनी ताकत पर खड़ा है। दोस्तों, एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम सिस्टम के साथ तुर्की वायु रक्षा में नई लीग में एंट्री कर चुका है। इस सिस्टम में 3 हिसार मीडियम रेंज एयर डिफेंस यूनिट्स और 21 वाहन भी जोड़े जाएंगे, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि तुर्की अपनी रक्षा तकनीक सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सहयोगी देशों को भी उपलब्ध करा रहा है। इससे उसकी कूटनीतिक ताकत और बढ़ रही है। तुर्की ने रक्षा उत्पादन में 83% स्थानीयकरण हासिल कर लिया है। मतलब तुर्की 83% डिफेंस का सामान, हथियार वगैरह खुद अपने ही देश में बना रहा है, जो कि एक बड़ी बात है। उसकी तकनीक 185 देशों में इस्तेमाल हो रही है और सालाना निर्यात $7.5 अरब तक पहुंच चुका है। तुर्की पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्काई डोम, स्टील डोम और अंडरग्राउंड बंकर जैसी योजनाओं से तुर्की मुस्लिम देशों में सबसे सुरक्षित राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है। एर्दोगान का यह कदम न सिर्फ सुरक्षा, बल्कि राजनीति और कूटनीति के मोर्चे पर भी तुर्की की ताकत बढ़ाने वाला है। और जो अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया जा रहा है, वो 81 प्रांतों में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन शेल्टर्स में किसी भी स्थिति में, यानी कुदरती आफत हो या फिर युद्ध के हालात, लोगों की जान बचाने के लिए काम आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के 3 बड़े कट्टर दुश्मन देशों के नेता एक मंच पर एक साथ नजर आने वाले हैं, और ये पहली बार होगा। दरअसल अगले हफ्ते दुनिया की 3 बड़ी हस्तियां एक साथ नजर आने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग बीजिंग में मिलेंगे। ये मुलाकात चीन में होने वाले उस सैन्य परेड के मौके पर होगी जो जापान के औपचारिक आत्मसंपर्न की 80वीं सालगिरह पर आयोजित की जा रही है। चीन के उप विदेश मंत्री होंग ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 दिसंबर को होने वाले इस परेड में 26 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इनमें बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बड़े देशों के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। वजह है यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के साथ उनके गहरे मतभेद। ये दौरा उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग का भी खास माना जा रहा है,
क्योंकि ये जनवरी 2019 के बाद पहली बार चीन जा रहे हैं। उस समय वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करने पहुंचे थे। दोस्तों, परेड से पहले चीन ने जापान पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल मामला यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने कई एशियाई और यूरोपीय देशों से कहा है कि वो इस परेड में हिस्सा ना ले। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इतिहास को सही तरीके से समझना और मानना ही वो शर्त थी जिस पर जापान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापस स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा कि यही आधार पड़ोसी देशों के साथ जापान के रिश्तों की बुनियाद है और इसी से पता चलता है कि जापान वास्तव में शांतिपूर्ण विकास के लिए कितना गंभीर है। दोस्तों, अब सबकी नजरें चीन के इस विक्ट्री डे मिलिट्री परेड पर है। ये कार्यक्रम चीन की बढ़ती सैन्य ताकत दिखाने के साथ साथ रूस और दुनिया के दक्षिणी देशों के साथ उसके कूटनीतिक गठजोड़ का बड़ा प्रदर्शन भी होगा। याद रहे 1930 और 40 के दशक में जापान के साथ लंबा युद्ध लड़ते हुए लाखों चीनी मारे गए थे और 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तब यह संघर्ष सीधे तौर पर दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया, जो जापान की हार और युद्ध के अंत के साथ ही खत्म हुआ। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में अब पहले से कहीं ज्यादा लोग इस्राएल को मिल रही सैन्य मदद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि 60% अमेरिकी वोटर इस्राएल को हथियार और फंडिंग देने के खिलाफ है, जबकि सिर्फ 32% ही इस मदद के पक्ष में है। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे बड़ा विरोध और सबसे कम समर्थन है। पोल में साफ दिखा कि डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट वोटर्स ज्यादातर इस्राएल की कार्रवाई को गलत मानते हैं। 75% डेमोक्रेट और 66% इंडिपेंडेंट इजराइल को और मदद देने के खिलाफ है। वहीं 56% रिपब्लिकन इसके पक्ष में है। सबसे चौंकाने वाली बात, आधे से ज्यादा अमेरिकियों का मानना है कि इजराइल गाजा में नरसंहार यानी जेनोसाइड कर रहा है। 77% डेमोक्रेट इसे मानते हैं, लेकिन 64% रिपब्लिकन इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि उनकी सहानुभूति किसके साथ है, तो 37% ने कहा फिलिस्तीनियों के साथ है और 36% ने कहा इजरायलियों के साथ है। यानी पहली बार 2001 के बाद से फिलिस्तीन को मिली सहानुभूति अपने हाई लेवल पर और इजरायल के लिए सबसे निचले स्तर पर है। ये बदलता रुख व्हाइट हाउस पर दबाव डाल रहा है कि किसी तरह इस जंग को खत्म किया जाए। इसी हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों ने गाजा के भविष्य को लेकर मीटिंग भी की है, लेकिन दूसरी ओर इजरायल की बमबारी जारी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।